जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर तो बता के ही जाना है, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ रहे हैं याद होगा, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़िएगा आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है? 22 मार्च को होने वाला है। तो बिल्कुल गिना चुना समय है, तो समय का सदुपयोग करना है, शिद्दत से पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है और प्रत्येक दिन पढ़ना है। तभी जाके एक सीट पक्का हो पाएगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग जो है 600 सीट है और लगभग जो है आपका 1,50,000 यानी कि 1.5 लाख स्टूडेंट है। तो कंपटीशन लेवल तो हाई है। तो जो भी पढ़ाई में ढिलाई किया तो उसको जो है रिजल्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है दुमका, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जमशेदपुर में JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी कि खेल का मैदान है। और वर्तमान में इसका उपयोग ज़्यादातर फुटबॉल खेल और एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए किया जाता है। अब जमशेदपुर की बात की जाए तो इसे जो है झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी, साथ ही झारखंड की खेल राजधानी भी कहा जाता है। और ये जमशेदपुर शहर जो है आपका स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। इतना याद रखना है। और जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है। और जमशेदपुर में और भी बहुत कुछ है, तो आपको बता दें कि जमशेदपुर में ही एक 1907 में, कब? 1907 में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी नसरुवांजी टाटा के द्वारा किया जाता है। इसीलिए जो है उन्हीं के नाम पर इस शहर को आज जमशेदपुर शहर या टाटा नगर भी कहा जाता है। चूँकि यह शहर है तो किसी जिला के अंतर्गत आएगा, तो कौन जिला के अंतर्गत आएगा? तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत जमशेदपुर शहर आता है। और ये पूर्वी सिंहभूम जिला जो है आपका बना है 1990 में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो है बाकी विकल्प का जिला कब बना है वो वाला डेट बताते हैं, फिर आगे बढ़ें। धनबाद की बात करें तो ये ज़िला बना है 1956 में। रांची हमारा जो राजधानी है ये ज़िला बना है 1899 में। और दुमका हमारा ज़िला बना है 1855 में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको टफ लगेगा। मेका मेकी न मेट माट एक किताब का नाम है, और इस किताब का संबंध किस साहित्य से है? तो पहला ऑप्शन है नागपुरी साहित्य, दूसरा है खोरठा साहित्य, तीसरा है पंच परगनिया साहित्य, चौथा है कुरमाली साहित्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खोरठा साहित्य है। कौन सा? मेका मेकी न मेट माट। और इसके लिखने वाले व्यक्ति कौन है? तो उनका नाम है A.K. झा। ठीक है, A.K. झा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है मेका मेकी न मेट माट, जो कि एक खोरठा साहित्य है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? पहला है दुर्जन साल, दूसरा है एनी शाह, तीसरा है फनी मुकुट राय, चौथा है भागीरथ राय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। फनी मुकुट राय को जो है प्रथम नागवंशी राजा माना जाता है। देखिए नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 64 ईस्वी में किया गया था। 64 ईस्वी को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रथम शताब्दी में। अगर शताब्दी में पूछेगा तो आप लोग क्या बोलिएगा कि प्रथम शताब्दी में नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय के द्वारा किया गया था। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को क्या कहा जाता है? तो नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। क्या माना जाता है? तो नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। इतना याद रखना है। अब हम लोग ये भी जानेंगे कि फनी मुकुट राय का जो है राजधानी क्या था? तो राजधानी सुतियांबे था। क्या? सुतियांबे था। ये याद रखना है। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या जान सकते हैं? तो नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा कौन सी थी? तो नागवंशियों का राजकीय भाषा नागपुरी थी। क्या थी? नागपुरी थी। नागपुरी, ये याद रखना है। अब यहाँ पर जो है बाकी विकल्प दिया गया है उनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अगर बात करेंगे दुर्जन साल की, तो दुर्जन साल को ही जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा जो है
कैद कर लिया गया था। कितने सालों के लिए? तो 12 साल के लिए। और कैद करके कहाँ रखा गया था? तो ग्वालियर के किला में रखा गया था। ठीक है। लेकिन दुर्जन साल जो है हीरे के अच्छे पारखी थे, जिसके कारण जो है जहांगीर उन्हें रिहा कर देते हैं 12 साल बाद। लेकिन दुर्जन साल भी जो है बदले में 6,000 रुपया सालाना कर देना स्वीकार करते हैं। इतना याद रखना है। अब दुर्जन साल के द्वारा ही बता दें तो गुमला जिला में, कहाँ? गुमला जिला में जो है आपका सिसई प्रखंड, ठीक है, सिसई प्रखंड में एक जगह है, कौन सा? दोयसा। दोयसा एक जगह है, दोयसा में ही दोयसागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था राजा दुर्जन साल के द्वारा, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको नवरत्नगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अवशेष आज भी मौजूद है। लोग पर्यटक के रूप में वहां देखने जाते हैं। तो राजा दुर्जन साल के द्वारा ही नवरत्नगढ़ या दोयसागढ़ किले का निर्माण कराया गया था, जो कि गुमला जिला में है। और ये भी क्या है? आपके नागवंशी शासक हैं। इतना याद रखना है। अगर एनी शाह की बात करेंगे तो एनी शाह भी नागवंशी शासक हैं, और एनी शाह के द्वारा 1691 में जो है रांची के धुरवा में जो स्थित है आपका जगन्नाथ मंदिर, उसका निर्माण करवाया गया है। कौन सा? तो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण शासक एनी शाह के द्वारा 1691 में करवाया गया है। ये भी आपको याद करते हुए ही चलना है। तो वैसे तो 3 नंबर का सही उत्तर है आपका फनी मुकुट राय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 1820-21 में मेजर रफसेज पर हो जनजाति के लोगों ने किस नदी के किनारे आक्रमण किया था? पहला है सोन नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है रोरो नदी, चौथा है सोनरेखा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रोरो नदी के किनारे आक्रमण किया था। और 1820 में जो है आपका मेजर रफसेज और हो जनजाति के बीच जो युद्ध हुआ था, उसी को हो विद्रोह भी कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कहाँ हुआ था? तो रोरो नदी के किनारे हुआ था। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प का भी हम लोग चर्चा करते हैं। सोन नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल एमपी से होता है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी आपको बता दें कि अमरकंटक की पहाड़ी से जो है सोन नदी का उद्गम स्थल होता है। और झारखंड में यह जो है आपका गढ़वा जिले से होकर प्रवेश करता है। ये सोन नदी तो मध्य प्रदेश में निकलता है, लेकिन झारखंड में भी प्रवेश करता है। कहाँ से? तो गढ़वा जिला से होकर। और ये जो सोन नदी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी झारखंड का जो उत्तरी कोयल है, ये सोन नदी की सहायक नदी है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगर सेकेंड विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी माना जाता है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में, और लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 को बना है। ये याद रखना है। अब दामोदर नदी को जो है और भी बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे दामोदर नदी को ही देव नदी कहा जाता है। और दामोदर नदी जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही झारखंड का सबसे लंबी नदी भी माना जाता है। अब लंबी बोल रहे हैं तो कितना लंबी? तो झारखंड में जो है 290 किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसका दामोदर नदी का। अब दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। शोक मतलब दुख। तो दुख किस बात की है? तो देखिए दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होता है। इस कारण से जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। अब दामोदर नदी का जो है कुल लंबाई भी पूछता है। तो दामोदर नदी का कुल लंबाई कितना है? दामोदर नदी का कुल लंबाई जो है आपका 592 किलोमीटर। ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पर जो चौथा विकल्प दिया गया है उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। स्वर्णरेखा नदी। अगर स्वर्णरेखा नदी की बात करेंगे तो ये जो कहाँ से निकलता है? रांची के नगरी गांव से निकलता है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? तो रानी चुआ के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से बंगाल के खाड़ी में गिरता है, या यूँ कहें कि समुद्र में गिरने वाला झारखंड का एकमात्र नदी जो है स्वतंत्र रूप से कौन है? स्वर्णरेखा है। अब स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी भी आपको जानना चाहिए। तो स्वर्णरेखा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सा है? तो आपका खरकाय नदी है। इसके अलावा कौन सा नदी है? संजय नदी है। इसके अलावा कौन सा है? आपका कांची नदी है। फिर आपका राढ़ू नदी है। ये सब क्या है? तो ये सब आपका जो है ये स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी पर बहुत सारा चीज़ बना हुआ है। जैसे आपका क्या है? हुंडरू जलप्रपात है, जो कि आपका जो है रांची जिला के अंतर्गत आता है। और ये झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है
लोध जलप्रपात के बाद। इसके अलावा आपको बता दें कि पलना डैम भी है, जो कि आपका कहाँ है, सरायकेला जिला में है। ठीक है, कहाँ है, सरायकेला जिला में, और ये भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। और आपको बता दें कि चांडिल डैम भी कहाँ है, तो आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, और ये भी कहाँ है, तो आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा स्वर्णरेखा और खरकाय नदी के किनारे आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये भी तो याद करना ही होगा ना। तो इसे तो 4 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोरो नदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत में पहली बार वन नीति कब लागू किया गया था। पहला 1898, दूसरा 1804, तीसरा 1888, चौथा 1894। तो ये जो हो गया आपका इंडिया लेवल का जीके हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1894 में पहला आपका भारतीय वन नीति लागू किया गया था। और इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि ये वन का जो स्थिति है उसको ठीक ठाक करना या जंगल का प्रबंधन करना, इस नीति का उद्देश्य था। लेकिन ये जो वन नीति 1894 में लागू हुआ, लेकिन इसमें जो है संशोधित किया जाता है। कब किया जाता है, तो 1952 में इस वन नीति में संशोधित किया जाता है, ताकि संरक्षण और उत्पादन के बीच जो है संतुलन बनाया जा सके। तो आपको जो है बस ये वाला याद रखना है कि 1894 में भारत में पहली बार वन नीति को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है। पहला कनाडा बांध, दूसरा अमेरिका बांध, तीसरा इंग्लैंड बांध, चौथा है जर्मनी बांध। जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कनाडा बांध। ये जो मसानजोर बांध है इसी का नाम कनाडा बांध है। कनाडा बांध नाम इसका इसलिए है क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये मसानजोर बांध की बात किया जाए तो ये कहाँ है, तो आपका दुमका जिला में है। और दुमका हमारा जिला कब बना है, तो 1855 में बना है, ये याद रखना है। और ये जो कनाडा बांध है आपको बता दें कि झारखंड, ठीक है, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल की जो है संयुक्त परियोजना है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना कनाडा बांध, ये मसानजोर बांध है। और ये जो मसानजोर बांध है ये आपका जो है मोर नदी पर है। कहाँ, मोर नदी पर बंधा हुआ है। और मोर नदी का है दूसरा नाम क्या है, तो मोर नदी का ही दूसरा नाम मयूराक्षी नदी है। और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये भी तो जानना होगा। तो मयूराक्षी का जो उद्गम स्थल है वो है आपका त्रिकुट की पहाड़ी। कहाँ, त्रिकुट की पहाड़ी से निकलता है। और त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है, तो ये 1983 में बना है, ये याद रखना है। तो कनाडा बांध या मसानजोर बांध यह आपका दुमका जिला में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर घरेलू हवाई अड्डा नहीं है। पहला है जमशेदपुर, दूसरा है धनबाद, तीसरा है गोड्डा, चौथा है दुमका। तो दिया गया ऑप्शन में से में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोड्डा जिले में जो है आपका घरेलू हवाई अड्डा नहीं है। और गोड्डा की बात करेंगे तो गोड्डा जिला कब बना है, तो ये बना है आपका 25 मई को, 25 मई 1983 को गोड्डा जिला बना है। इतना याद रखना है। अगर झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा की बात करेंगे तो यह पुराना और सबसे बड़ा हवाई अड्डा तो आपका रांची वाला है। रांची का जो हिनू में है वही वाला है, ठीक है, जिसका निर्माण 1941 में किया गया है। और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, क्या नाम है, बिरसा मुंडा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कौन सी जनजाति भारत में तीसरी बड़ी और झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। बिल्कुल आसान। पहला ऑप्शन है असुर, दूसरा है गोंड, तीसरा उरांव, चौथा है संथाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संथाल। संथाल जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, लेकिन यह जो है भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है, इतना याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा भारत की नज़र से। तो भारत में जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपका पहले स्थान में भील है। और दूसरे स्थान में कौन है, तो दूसरे स्थान में गोंड है। और तीसरे स्थान में आपका संथाल जनजाति है। और संथाल जनजाति जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है, इतना याद रखना है। आपको बता दें 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है, तो है आपकी 10 करोड़, कितना, 10 करोड़ 42 लाख 81,034। ये क्या है,
आपका आदिवासियों की जनसंख्या पूरे भारत में है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है, तो 8.6% है। ये भी आपको याद रखना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे भारत में लगभग 10 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है, जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% है। इतना आपको याद रखना है। चूँकि यहाँ पर जिक्र हुआ है संथालों के बारे में, तो संथाल जनजाति के बारे में जो मुख्य तत्व है या मुख्य बातें उसको हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है, और इनके जो प्रमुख देवता है संथाल जनजाति के, उसको हम लोग बोलते हैं सिंह बोंगा। क्या बोलते हैं? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये हम बार बार बताते हैं। चलिए, और संथाल जनजाति में जो है शादी को क्या कहा जाता है, तो शादी को बापला कहा जाता है। और किरिंग बापला जो है, किरिंग बापला क्या है, संथाल जनजाति में शादी का सबसे सामान्य रूप है। संथाल जनजाति में एक सबसे बड़ा कठोर सजा है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बिटलाहा। ये जो है सबसे बड़ा सामाजिक सजा है। क्या है? सबसे बड़ा सामाजिक सजा, जो कि सामान्यतः जो है आपका यौन से संबंधित जो है दोषी पाए जाने पर यह सजा दी जाती है। इतना याद रखना है। संथाल जनजाति में जो युवागिरी होता है उसको क्या बोलते हैं, तो युवागिरी को घोटुल के नाम से जानते हैं। क्या? घोटुल कहते हैं। और संथाल जनजाति के लोग सरहुल को किस नाम से पुकारते हैं, तो बाहा के नाम से पुकारते हैं। इतना याद रखना है। अब संथाल जनजाति के द्वारा जो है संथाली भाषा बोली जाती है, और संथाली भाषा को लिखने के लिए कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार कब हुआ है, तो जेएससीसी के अनुसार 1941 में हुआ है। और आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो उनका नाम रघुनाथ मुर्मू है। क्या नाम है? रघुनाथ मुर्मू है। ये याद रखना है। साथ ही आपको बता दें कि संथाली भाषा को जो है 2003 में, कब? 2003 में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका संथाली भाषा है, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि साहेबगंज जिला में कितने ब्लॉक हैं? पहला है 6, दूसरा है 9, तीसरा है 8, चौथा है 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साहेबगंज जिला में आपके 9 ब्लॉक यानी कि 9 प्रखंड है। एक सेकेंड, मच्छर चावर है, 9 प्रखंड है। इतना याद रखना है। अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। अब विधानसभा क्षेत्र सब बता देते हैं, थोड़ा सा साहेबगंज जिला के बारे में बता देते हैं। विधानसभा क्षेत्र पूछ सकता है, तो साहेबगंज जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन कौन? तो एक हो जाएगा आपका बरहेट, दूसरा कौन हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका बोरिया, या बोरियो भी लिखता है, बोरियो। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा राजमहल। तो ये जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत जो है 3 विधानसभा क्षेत्र, बरहेट, बोरियो और राजमहल। इतना याद रखना है। अगर अनुमंडल की बात किया जाए, अनुमंडल की बात किया जाए तो अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल यहाँ 2 है। अनुमंडल कितने हैं? 2 है। कौन कौन है? तो एक हो जाएगा आपका साहेबगंज, साहेबगंज, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका राजमहल। इतना याद रखना है। प्रखंड कितने हैं, तो आपके 9 हैं। अनुमंडल कितने हैं, तो अनुमंडल आपके 2 हैं, साहेबगंज और राजमहल। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 3 हैं, बरहेट, बोरियो और राजमहल। ये आपको याद रखना है। और गाँवों की जनसंख्या भी 2011 के अनुसार साहेबगंज में गाँवों की संख्या कितनी है, तो 3049 गाँव है। 3000 नहीं, 1349 गाँव है। ये याद रखना है। और ये साहेबगंज है जिला कब बनता है, तो साहेबगंज जिला बनता है आपका 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज में ही आपका क्या है, राजमहल है। और राजमहल को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कांकजोल के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। और राजमहल के क्षेत्र में जो है कैसी मिट्टी पाई जाती, काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है आपकी कपास की खेती के लिए बेहतरीन होती है। साथ ही ये जो राजमहल है इसे बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। साथ ही राजमहल में जो है सौरिया, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, सौरिया पहाड़िया का जो है निवास स्थल सबसे अधिक राजमहल पहाड़ी में है। तो ये सब जो है आपको याद रखना है। और एक मुख्य बात जो है छूट रहा है उसको भी बताते हैं। तो साहेबगंज जिला झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ से होकर गंगा नदी बहती है झारखंड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे मैंने आपको बार बार कहता हूँ मैं
कि एक शॉर्ट फॉर्म देगा जिसका फुल फॉर्म आपको पूछेगा ही पूछेगा। तो इसीलिए जो है आजकल देख रहे होंगे कि 3-4 दिन से हम जो है एक न एक शॉर्ट फॉर्म लेके आते हैं। आज भी लेके आए हैं। यहाँ कह रहा है कि नाबार्ड, NABARD का पूर्ण रूप क्या है? पहला है आपका राष्ट्रीय कृषि और क्षेत्रीय विकास बोर्ड, दूसरा है कृषि और क्षेत्रीय विकास के लिए नेशनल बैंक, तीसरा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड, चौथा है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म बता देते हैं, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? तो नाबार्ड की स्थापना हुई है 12 जुलाई को। 12 जुलाई 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना की गई है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? पहला है प्रभात कुमार, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है संतोष कुमार गंगवार, चौथा है CP राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संतोष कुमार गंगवार जो है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। इतना याद रखना है। लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो हो जाएगा आपका प्रभात कुमार। ये क्या है? झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। लेकिन ये भी तो पूछा जा सकता है कि झारखंड के प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल कौन है? तो हो जाएगा आपका द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। तो ये सब बात आपको याद रखना है। और इत्तेफाक बोलिए या किस्मत की बात बोलिए कि आज जो है द्रौपदी मुर्मू और CP राधाकृष्णन ये दोनों जो है झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं और ये वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। क्या है? भारत के राष्ट्रपति हैं। CP राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति हैं। क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति हैं। और ये दोनों के दोनों जो है झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि खूंटी जिला के बारे में गलत कथन को पहचानें। पहला है खूंटी झारखंड का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, दूसरा है बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिले में हुआ है, तीसरा है खूंटी जिले की जनसंख्या 5.31 लाख है, चौथा है कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व खूंटी जिला में स्थित है। तो यहाँ पर जो है गलत कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला गलत कथन है और उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य है। देखिए कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व जो है आपका खूंटी जिला में नहीं है, बल्कि कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व आपका MP में है। MP बोले तो मध्य प्रदेश में है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब खूंटी जिला के बारे में क्या क्या सही है वो आपको फिर से एक बार हम क्लियर करा देते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार ये आंकड़ा दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आपका लोहरदगा है। अब लोहरदगा के बाद दूसरा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका कौन सा है? खूंटी है। ये बिल्कुल सही बात है। और यहाँ का जनसंख्या कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 5.31 लाख है। ये भी सही है। और बिरसा मुंडा का जन्म खूंटी जिला के उलीहातू गांव में 15 नवंबर 1875 को बृहस्पतिवार के दिन हुआ है। ये भी सही बात है। और हम लोग खूंटी जिला के बारे में क्या जान सकते हैं? तो खूंटी जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 को खूंटी जिला बना है। और यह झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है और यह रांची जिले से अलग करके बनाया जाता है। ये बात को भी हम लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड में सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला जिला कौन सा है? तो वो भी आपका खूंटी जिला है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। वैसे इसमें गलत कथन को पहचानना था तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में है, खूंटी में नहीं है। अच्छा, और एक बात खूंटी के बारे में याद आ रहा है, बता देते हैं कि खूंटी जो है झारखंड का ऐसा जिला में शामिल है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं। लेकिन आपका खूंटी, ठीक है, खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में खेल में आजीवन उपलब्धि हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? पहला है जयपाल सिंह, दूसरा है अब्दुल हमीद, तीसरा है अल्बर्ट एक्का, चौथा है बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। देखिए झारखंड में अल्बर्ट एक्का पुरस्कार खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए जो है प्रदान किया जाता है।
अब अल्बर्ट एक्का कौन है ये भी आपके दिमाग में आएगा, तो बता दें कि 1971 में जो है भारत पाकिस्तान, ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, उसमें अल्बर्ट एक्का जो है पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाते हुए शहीद हो गए थे। और इन्हें जो है महान कार्य या तो इतना, हाँ, इतना बड़ा काम करने के लिए जो है क्या है, अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। कौन सा? परम, गलत स्पेलिंग लिखती है, परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था अल्बर्ट एक्का को। और झारखंड में परमवीर चक्र पाने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? अल्बर्ट एक्का है। और यह सेना के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इसीलिए जो है अल्बर्ट एक्का खास है। इन्होंने जो है 1971 में भारत पाक के युद्ध में पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए थे और शहीद हो गए थे। और इनके बहादुरी और इनके साहसिक कार्य के लिए ही इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। इतना याद रखना है। ये कहाँ के रहने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये भी जान लीजिए, ये मेरा अपना ज़िला के हैं अपना ज़िला मतलब ये गुमला ज़िला के रहने वाले हैं, गुमला ज़िला के जारी गांव के रहने वाले हैं। इनका जन्म हुआ है 27 या तो 28 दिसंबर को 1944 में जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए इतना आपको याद रखना है। 44 या 42 थोड़ा सा कन्फ्यूजियार है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। और शहीद तो हो गए हैं ये कब? तो 3 दिसंबर 1971 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अच्छा, अल्बर्ट एक्का के जन्म को आप लोग एक बार क्लियर कीजिएगा, कभी कभी बोलते बोलते कन्फ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि भीमराव अंबेडकर आवास योजना किनके लिए है? पहला है विकलांग, दूसरा है विधवाओं, तीसरा है शहीद के परिवार, चौथा है लाल कार्ड धारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये जो भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो लाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, यह विधवा महिलाओं के लिए है। और सरकार का उद्देश्य है कि विधवा महिलाओं के लिए जो है पक्का मकान मुहैया कराया जाए। अब इस योजना की शुरुआत की भी बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है 2016 में की गई थी। कब? 2016 में किया गया था। अब इसके तहत जो है आवास निर्माण के लिए जो है समतली भाग में जो है 70,000 रुपये का जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी, और पहाड़ी इलाकों में जो है आपका 75,000 रुपये की जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि इतना कम राशि में जो है ढंग का 2 रूम नहीं बनेगा तो घर कहाँ से बनेगा। लेकिन यही है सरकार की योजना, तो यही हमको बताना है और यही आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? पहला है 9 नवंबर 1908, दूसरा है 10 नवंबर 1908, तीसरा है 11 नवंबर 1908, चौथा है 15 नवंबर 1908। अगर 1908 देता ऑप्शन तो आप लोग फटाक से मार लेते, लेकिन यहाँ पर तारीख दे दिया तो थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन बढ़ ही गया होगा। तो इस तरह से जो है इजी क्वेश्चन को भी हार्ड बनाया जा सकता है, इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं कि क्वेश्चन का लेवल यही रहेगा, बशर्ते आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं या जो उससे संबंधित बात होता है उसको आपको बारीकी से समझना है। क्वेश्चन आपका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही में टफ नहीं पूछेगा, लेकिन जो भी पूछेगा उसको आपको बारीकी से समझना है। तो देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की बात करेंगे तो यह पारित हुआ था कब? तो 11 नवंबर 1908 को। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो CNT मतलब छोटा नागपुर टेनेंसी। और यह क्या है? तो यह जो है भूमि अर्थात ज़मीन से संबंधित कानून है। और वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है, उनमें से 18 जिला में जो है आपका CNT एक्ट लागू है। क्या है? CNT एक्ट लागू है। अब CNT एक्ट का जो है ब्लू प्रिंट किसने तैयार किया था, ये भी पूछा जाता है। तो बता दें आपको 1902 में जो है CNT एक्ट का ब्लू प्रिंट JH हाफमैन के द्वारा तैयार किया गया था, ये याद रखना है। अब इसमें और क्या पूछ सकता है? तो ये भी पूछ सकता है कि CNT एक्ट में जो है कितनी अध्याय और कितने धाराएं हैं? तो 19 अध्याय हैं। कितने? 19 अध्याय हैं। और धाराएं की बात करेंगे तो 271 धाराएं हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रखंड रांची जिला के अंतर्गत नहीं आता है? पहला है कांके, दूसरा है रातू, तीसरा है डुमरी, चौथा है नामकुम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी, डुमरी। डुमरी प्रखंड जो है आपका रांची जिला में शामिल नहीं है। डुमरी प्रखंड 2 जिला में आता है, एक तो आपका गुमला जिला में है, गुमला जिला में भी डुमरी प्रखंड है, और आपका बता दें गिरिडीह जिला में भी, गिरिडीह जिला में भी आपका जो है डुमरी प्रखंड है। अब डुमरी प्रखंड की बात करेंगे गिरिडीह जिला वाला, तो डुमरी से ही कौन विधायक हैं? तो आपके जयराम महतो। कौन? जयराम महतो जो JLKM के जो हैं वो क्या है? डुमरी विधानसभा क्षेत्र से ही हैं। कौन? जयराम महतो, जो कि गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। यहाँ पर रांची का जिक्र आया है तो थोड़ा सा रांची के बारे में भी बताते हैं।
तो रांची जो हमारा है क्या है, रांची हमारा है, ये ज़िला बना है 1899 में। रांची को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं क्या है, ये झारखंड की राजधानी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अब बता रहे हैं, तो इसको कहते हैं शहीदों का नगर। अब शहीदों का नगर क्यों कहते हैं, ये आपके दिमाग में आता होगा, तो बता दें, रांची ज़िला से जो है बहुत सारे जवान जो है शहीद हुए हैं, इसीलिए इसे शहीदों का नगर कहा जाता है। अब रांची को जो है क्या कहा जाता है, तो झरनों का शहर कहा जाता है, झरनों का शहर। और झरनों का शहर यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे जलप्रपात आते हैं, जैसे दसम जलप्रपात जो कि कांची नदी में है, रांची जिला में है। हुंडू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है, रांची जिला में है। इसके अलावा आपका जोन्हा जलप्रपात जो कि राढ़ू नदी पर है, रांची जिला में है। तो ये महत्वपूर्ण जो है जलप्रपात रांची जिला के अंतर्गत आता है, इसीलिए सिटी ऑफ वाटरफॉल्स रांची को कहा जाता है। साथ ही रांची को जो है झारखंड का शिमला कहा जाता है। शिमला मतलब मज़ेदार मौसम, कुल मौसम। तो आप जानते हैं कि रांची का मौसम जो है बड़ा ही शानदार होता है। जो एक बार यहाँ आ गया बाहर से तो वह यहीं का रह जाता है, इसीलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड विधानसभा में कौन सा सत्र नहीं होता है। पहला है ग्रीष्मकालीन, दूसरा है मानसून, तीसरा है शीतकालीन, चौथा है बजट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शीतकालीन। झारखंड में जो है 3 सत्र होता है, लेकिन इसमें शीतकालीन सत्र जो है शामिल नहीं है। झारखंड में ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, बजट सत्र होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी, शीतकालीन सत्र नहीं होता है। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर जो है विधानसभा की बात आया है, तो क्यों ना विधानसभा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो झारखंड का जो है विधानमंडल कैसा है, एक सदनात्मक है। कैसा, एक सदनात्मक। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका विधानसभा है। अगर द्विसदनात्मक रहता तो यहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता, लेकिन यह एक सदनात्मक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। और आपको बता दें कि पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है, ये भी याद रखना है। अब विधानसभा का जिक्र आ ही गया है, तो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है, तो उनका नाम रविंद्रनाथ महतो है। क्या नाम है, रविंद्रनाथ महतो। रविन्द्रनाथ महतो जो है JMM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। इतना याद रखना है। और ये जो है आपके नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है, और जामताड़ा जिला बना है अपना 2001 में। ये याद रखना है। अब झारखंड विधानसभा में जो है कुल सीटों की संख्या की भी बात कर ही लेते हैं, तो कुल कितना है, 81 है। पहले एक और होता था यहाँ पर मनोनीत वाला 82, एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता था तो 82 हो जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक जो एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता है उसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 81 है। इसमें भी बंटवारा कुछ इस तरह से है, तो ST यानी कि अनुसूचित जनजाति, उनके लिए जो है 28 सीट आरक्षित है। SC यानी कि अनुसूचित जाति, उनके लिए 9 सीट आरक्षित है। जो बच गया उसको जनरल कैटेगरी अर्थात सामान्य वर्ग में रखेंगे, वो कितना है, तो आपका 44 है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। पहला है अनुच्छेद 215, दूसरा अनुच्छेद 217, तीसरा है अनुच्छेद 226, चौथा है अनुच्छेद 218। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद वाला है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 217। तो अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इतना याद रखना है। चलिए, और यहाँ पर बाकी अनुच्छेद के बारे में अगर बात करते हैं, तो अनुच्छेद 215 के तहत क्या होता है, तो अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। इतना याद रखना है। और अनुच्छेद 218 में क्या होता है, तो अनुच्छेद 218 में बात किया जाए तो यहाँ उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों के बारे में लिखा गया है। अगर अनुच्छेद 226 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की जो शक्ति है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय बार बार बोलते हैं, तो क्यों ना जो है झारखंड उच्च न्यायालय की बात कर ही लिया जाए। ठीक है, तो झारखंड उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई है। जिस दिन झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। और जिस समय स्थापना हुई थी यह 21वें क्रम का था। कितना, 21वें क्रम का था। ठीक है, और वर्तमान में जो है पूरे भारत में
25वां उच्च न्यायालय का निर्माण हो चुका है। और 25वां उच्च न्यायालय का नाम क्या है? तो अमरावती है। ये भी आपको याद रखना है। अब झारखंड उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो ये कहाँ है? तो रांची में ही है। कहाँ है? रांची जिला में है। और रांची में भी कहाँ? तो ये डोरंडा में था, ठीक है, डोरंडा में। लेकिन ये जो है वर्तमान में कहाँ? धुरुआ शिफ्ट हो गया है। ये आपको याद रखना है। अब झारखंड उच्च न्यायालय की और बात क्या है कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम क्या है, ये जान लेते हैं। तो उनका नाम है महेश शरद चंद सोनक। ये जो है आपका झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है। ये सब आपको याद रखना है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता किसके बराबर है? पहला है राज्य के मुख्यमंत्री, दूसरा है राज्य के सचिव, तीसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चौथा है राज्यपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर योग्यता किसका है? महाधिवक्ता का। यहाँ हम लोग जान लेते हैं कि महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता कौन है? तो झारखंड के वर्तमान महाधिवक्ता का नाम क्या है? राजीव रंजन। क्या नाम है? राजीव रंजन। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम क्या है? तो महेश शरद चंद्र सोनक। ये हम बता चुके हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े, बढ़ ही जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है अशोक भगत, तीसरा है मनीष कुमार, चौथा है परशुराम। तो यहाँ पर जो 4 नाम दिया गया है उनमें से 3 नाम को जो है क्या है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। एक जिन्हें नहीं मिला है उनका नाम को हम लोग को पहचानना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी, मनीष कुमार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। देखिए, पद्मश्री पुरस्कार कोई छोटा मोटा पुरस्कार नहीं होता है कि सभी को दे दिया जाए। पद्मश्री पुरस्कार जो है भारत सरकार का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। और विशेष जो है योगदान देने पर जो है किसी भी क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए पुरस्कार दी जाती है। रामदयाल मुंडा की बात करेंगे तो रामदयाल मुंडा को जो है कला के क्षेत्र में, ठीक है, कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अशोक भगत की बात करेंगे तो सामाजिक कार्य के लिए जो है विशेष योगदान देने के लिए 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करेंगे परशुराम मिश्रा की, तो परशुराम मिश्रा को जो है विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में जो है विशेष योगदान देने के लिए 2000 ईस्वी में जो है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दुमका जिले में कितने ब्लॉक आते हैं? पहला है 10, दूसरा 8, तीसरा 9, चौथा है 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दुमका जिले के अंतर्गत 10 ब्लॉक आते हैं। तो हम लोग ध्यान से लिखते हैं इसको। दुमका जिला बना है आपका 1855 में। इसमें ब्लॉकों की संख्या कितनी है? तो इसमें 10 ब्लॉक हैं। अब इसमें अनुमंडल कितना है? अनुमंडल की बात करेंगे तो अनुमंडल 1 है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है दुमका सदर। क्या नाम है? दुमका सदर। यहाँ एक ही अनुमंडल है। और यहाँ पर बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र कितना है, ये भी जानना चाहिएगा। तो विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो बता ही देते हैं। यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र है। एक है आपका कौन? दुमका। दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका शिकारीपाड़ा और तीसरा जरमुंडी और चौथा है जामा। तो यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 यहाँ पर ब्लॉक यानी कि प्रखंड है, ठीक है। अब दुमका जिला की बात करेंगे तो यहीं पर जो है आपका क्या लगता है? हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे? तो मोर नदी के किनारे, अर्थात मयूराक्षी नदी के किनारे। दुमका में ही आपका क्या है? तो दुमका में ही आपका मसान जोर डैम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मसान जोर डैम को ही हम लोग कनाडा बांध कहते हैं, जो कि ये मोर नदी यानी कि मयूराक्षी नदी पर बना हुआ है। और ये भी कहाँ है? तो ये भी आपका दुमका जिला में है। और दुमका जिला में जानने जैसा क्या है? तो आपका मलूटी गांव है। क्या है? मलूटी गांव। और मलूटी गांव को क्या कहा जाता है? तो मलूटी गांव को जो है मंदिरों का गांव कहा जाता है। इतना जानते हैं, जो कि टेराकोटा पद्धति से बनाया गया है। इसके अलावा दुमका में क्या है? आपका वासुकी नाथ मंदिर है। क्या है? वासुकी नाथ मंदिर है। और वासुकी नाथ मंदिर का संबंध जो है किससे जोड़ा जाता है? तो आपका समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है। ये सब आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कौन सा है? पहला रांची, दूसरा है चाईबासा, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है चक्रधरपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चाईबासा हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय आपका चाईबासा है। और यहाँ पर पूछ देता आपको कि पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, अगर पूछ देता कि पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका उत्तर हो जाता जमशेदपुर। लेकिन यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम बोला है तो हो गया चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम बोलता तो जमशेदपुर हो जाता। और आपको बता दें पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम दोनों ही जिले कब बने हैं? तो 1990 में बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि चतरा जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पहला है 3,306 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 4,706 वर्ग किलोमीटर और तीसरा है 3,706 वर्ग किलोमीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कितना? ये सी वाला, ये हो जाएगा आपका 3,706 वर्ग किलोमीटर। ये है आपका चतरा जिले का कुल क्षेत्रफल। इतना याद रखना है। और चतरा जिला का मुख्यालय क्या है? तो चतरा जिले का मुख्यालय चतरा है, इतना याद रखना है। अब चतरा जिला को जो है हम लोग क्या कहते हैं कि छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार, क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। और चतरा जिला जो है लोकसभा में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी जानते हैं। साथ ही चतरा जिला में आपका क्या है? तो चतरा जिला में जो है माँ इटखोरी है, क्या है? इटखोरी है। इटखोरी में ही आपका क्या है? तो माँ भद्रकाली का मंदिर है। क्या है? माँ भद्रकाली का मंदिर है। और इटखोरी से ही संबंध किनका है? तो शीतलनाथ का है। कितना? शीतलनाथ का है। और शीतलनाथ आप सभी जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर रहे हैं और ये झारखंड से रहे हैं। ये सब आपको चतरा के बारे में याद रखना है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पलामू जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है लातेहार, चौथा है डाल्टनगंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डाल्टनगंज। पलामू जिले का मुख्यालय डाल्टनगंज है। अब डाल्टनगंज का जो है नया नाम हो गया है। डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? मेदिनीनगर। मेदिनीनगर। और मेदिनीनगर भी किनके नाम पर रखा गया है? तो मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और मेदिनी राय कौन था भाई? तो मेदिनी राय चेरो वंशीय एक प्रतापी राजा थे, उन्हीं के नाम पर जो है डाल्टनगंज का नया नाम मेदिनीनगर रखा गया है। और मेदिनीनगर जो है पलामू जिला का प्रशासनिक मुख्यालय है ही, साथ ही पलामू प्रमंडल का भी मुख्यालय है। और ये मेदिनीनगर जो है आपका कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, किधर? तो कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है पलामू का जिक्र आया है तो थोड़ा सा पलामू के बारे में बात और ना करें तो ये जो है न्याय संगत नहीं होगा। पलामू की बात करेंगे तो पलामू जिला बना है 1892 में। पलामू में जो है मक्का का उत्पादन सबसे अधिक होता है पूरे झारखंड में। और मक्का जानते हैं धान के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख उत्पादन या दूसरा प्रमुख फसल है। इसके अलावा तिलहन का भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू में। उसके अलावा बता दें कि दलहन का भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू में। इसके अलावा आपको बता दें कि जौ का भी सबसे अधिक उत्पादन पलामू में होता है। और ग्रेफाइट रिजर्व भी सबसे अधिक कहाँ है? पलामू जिला में है। तो पलामू टू गुड वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के पहले आधिकारिक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पहला है वीरेंद्र सिंह, दूसरा है विनोद कुमार गुप्ता, तीसरा है इंदर सिंह नामधारी, चौथा है ज्ञान सुधा मिश्रा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि झारखंड के जो है पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तो विनोद कुमार गुप्ता है। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? तो आपको बता चुके हैं, महेश शरद चंद्र सोनक। ये क्या है? तो झारखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। लेकिन पहले वाला पूछ रहा है तो हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। और हाई कोर्ट के बारे में आपको पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं, तो हाई कोर्ट के बारे में अभी डिटेल में नहीं बताते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड में कुल गांवों की संख्या कितनी है? पहला है 31,620, दूसरा है 31,520 और तीसरा है 32,620 और चौथा है 32,520। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 32,620। ये 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल गाँवों की संख्या है। इतना आपको याद रखना है। अब इसमें आपको पूछ सकता है कि गाँव तो हो गया भाई, प्रखंड बताओ। तो झारखंड में जो है प्रखंडों की संख्या 264 है। ठीक है, प्रखंड हो गया। जिला बताओ, तो जिलाओं की संख्या कितना है? 24 है।
अगर जिला हो गया तो पूछेगा अनुमंडल बताओ, तो अनुमंडल भी बता दीजिएगा कितना है, तो 45 है। अनुमंडल बता दिए भाई, अब प्रमंडल बताओ, तो प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 5 है। इतना याद रखना है। ये सब तो बता दिया भाई, अब ये भी तो बताओ कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है। तो बता दें 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। इसमें भी आदिवासी जनसंख्या कितना है, तो 86,45,042। ये क्या है, आदिवासी जनसंख्या है। इसको अगर प्रतिशत में निकालते हैं तो कितना, 26.2% जो है आदिवासियों की जनसंख्या है। इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि 2025 में झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार किसने प्राप्त किया है। पहला है स्टीफन मरांडी, दूसरा है बिमला प्रधान, तीसरा है मेनका सरदार, चौथा है राज सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। राज सिन्हा को जो है 2025 में झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में पुरस्कृत किया गया है। और ये किस राजनीतिक पार्टी के हैं, तो ये बीजेपी से हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। इतना याद रखना है। उपरोक्त जो नाम दिया गया है उन्हें भी जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिल चुका है, लेकिन कब कब मिला है। स्टीफन मरांडी की बात करेंगे तो इन्हें 2016 में जो है मिल चुका है आपका सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार। बिमला प्रधान को कब मिला है, तो बिमला प्रधान को जो है 2017 में पूछा दिया गया है। और मेनका सरदार को कब, तो मेनका सरदार को जो है आपको बता दें 2018 में सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा प्रदीप यादव की बात की जाए तो प्रदीप यादव को कब दिया गया है, तो प्रदीप यादव को जो है 2015 में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया है। तो 25 वाला आपका हो जाएगा राज सिन्हा, जो कि बीजेपी से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किस वर्ष बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। पहला है 1990, दूसरा है 1976, तीसरा है 1985, चौथा है 1986। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1986 में। यानी कि आप ये भी लिख सकते हैं कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1986 में हुआ है, क्योंकि 1986 में ही इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है, तो आपका लातेहार जिला में है। कहाँ है, लातेहार जिला में है। और आपको बता दें कि ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये जो है आपका 231.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन, आपका बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं पर जो है आपका 1932 में भारत ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे विश्व में बाघों की गणना सबसे पहले 1932 में आपको बता दें बेतला राष्ट्रीय उद्यान में ही किया गया था। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि अभी जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में उसमें बाघ परियोजना चलाई जा रही है। क्या चलाई जा रही है, तो बाघ परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। कब से चलाई जा रही है, तो 1973-74 से जो है यहाँ पर बाघ परियोजना चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा। ये मुख्य तत्व है जिसको आपको याद रखना है जब भी बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में किस महिला तीरंदाज को 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहला है लक्ष्मी पाड़िया, दूसरा है सुमता लकड़ा, तीसरा है दीपिका कुमारी, चौथा है डोला बनर्जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दीपिका कुमारी को जो है 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और दीपिका कुमारी क्या है, तो तीरंदाज है, धनुर्धर है, आर्चरी खेलती है। और ये कहाँ की रहने वाली है, तो अपनी रांची की रहने वाली है, रांची की रातू की रहने वाली है। और आपको बता दें कि ये ओलंपिक भी खेल चुकी है, इसीलिए इसे ओलंपियन भी बोलते हैं। साथ ही इन्हें जो है झारखंड की राजकुमारी भी कहा जाता है, और इन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोल्डन गर्ल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब खेल के क्षेत्र में जो है विशेष योगदान देने के लिए इन्हें जो है बहुत ही कम उम्र में अर्थात 2016 में जो है क्या है, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इतना याद रखना है। और 2010 में जब दिल्ली में आपका कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था, उस समय वहाँ जो है इन्होंने 2 गोल्ड मेडल भी जीती थी। कौन, आपकी दीपिका कुमारी। अब आप जानना चाहिए कि दीपिका कुमारी इतनी महान है, तेज तर्रार है, तो इसका स्टेटस क्या है। तो ये जो है वर्तमान में शादीशुदा है, शादी हो गई है। और इनका शादी जो है पश्चिम बंगाल से हुआ है। कहाँ से, पश्चिम बंगाल से हुआ है। पश्चिम बंगाल में जो है अतनु दास के साथ हुआ है। किसके साथ, अतनु दास के साथ। और अतनु दास कौन है, तो वो भी आपका अंतर्राष्ट्रीय जो है तीरंदाज हैं। ये आपको याद रखना है।
तो टैलेंट वाला आदमी लोग टैलेंट वाला से ब्याह करता है। आप लोग बेरोज़गार रहिएगा, पढ़िएगा लिखिएगा नहीं तो पत्नी भी कैसा मिलेगा? बेरोज़गार। इसीलिए बोलते हैं कि आप टैलेंट बनिए, रोज़गार वाला बनिए और रोज़गार व्यक्ति से विवाह कीजिए और पूरे जीवन का आनंद लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पालकोट वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला रांची, दूसरा गुमला, तीसरा लातेहार, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिला में पालकोट वन्यजीव अभयारण्य है। और इसकी स्थापना कब किया गया है? तो इसकी स्थापना 1990 में किया गया है। और कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो यह 183.18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये कहाँ है? तो अपना गुमला जिला में है। और गुमला जिला में बता दें कि थोड़ा थोड़ा जो है सिमडेगा में फैला हुआ है और रायडी प्रखंड गुमला में फैला हुआ है। सिमडेगा गुमला, क्योंकि आप जानते हैं कि गुमला से ही सिमडेगा अलग हुआ है, तो उसमें भी कुछ अंश फैला हुआ है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है तो गुमला के बारे में बता दें कि हमारा गुमला बना है 1983 में और हम गुमला में ही पैदा लिए हैं। ठीक है, अब गुमला में जो है क्या है आपका? टांगीनाथ है। टांगीनाथ मंदिर है कहाँ? तो गुमला जिला के मझगांव पहाड़ में। कहाँ है? मझगांव पहाड़ में। या यूँ कह सकते हैं कि मझगांव गांव में आपका टांगीनाथ मंदिर है। टांगीनाथ मंदिर का संबंध जो है आपका पाशुपत संप्रदाय से। यहाँ भगवान परशुराम का जो है फरसा गड़ा हुआ है और यहाँ पर जो है शिवरात्रि के दिन प्रत्येक साल जो है भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर जो है बकरे की बलि भी दी जाती है और मनोकामना जो है आपको लेके जाते हैं तो आपका मनोकामना भी पूर्ण होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि महामाया मंदिर कहाँ है? तो गुमला जिला में। इसके अलावा आपको बता दें कि आंजन धाम क्या है? तो ये भी आपका गुमला जिला में है। आंजन धाम को बता दें कि इस जगह को जो है बजरंगबली का जन्म स्थली माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बजरंगबली के माता जी का नाम क्या है? अंजनी। तो उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम आंजन धाम रखा गया है और ये कहाँ है? तो आपका गुमला जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला में एक जगह है। कौन सा जगह? तो आपको बता दें कोराम्बे जगह। और कोराम्बे जगह को क्या कहा जाता है? तो हल्दी घाटी कहा जाता है। और कोराम्बे में ही एक मंदिर है आपका, कौन सा? तो वासुदेव राय मंदिर। कौन है? वासुदेव राय मंदिर। और वासुदेव राय मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गुमला में ही आपका क्या है? नागफेनी है। इधर का हमारे नागफेनी है, नागफेनी जलप्रपात। ठीक है, नागफेनी जलप्रपात है गुमला जिला में। चूँकि नाम से ही पता चल रहा है कि ये नाग के फन के आकार का है, इसीलिए इसे नागफेनी जलप्रपात कहते हैं। गुमला जिला में आपका क्या है? सदनी घाट है। क्या है? सदनी घाट, जो कि आपका शंख नदी पर है। और शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गुमला जिला के चैनपुर में है। ये सब जो है गुमला जिला के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था जो हम आपके लिए जो है शिद्दत और मेहनत के साथ लाए हैं। आप लोग का काम यही है कि जम के शेयर कीजिए और कमेंट भी जम के कीजिए। अच्छा भला जो भी जैसा भी अनुभव है शेयर कीजिए। आप लोग को जो है इतना करना चाहिए गुरु दक्षिणा के रूप में, लेकिन आप लोग वो भी नहीं करते हैं। सिर्फ शिक्षा लेना है, गुरु जी का जो है आशीर्वाद लेना ही नहीं है। और आप जानते हैं कि आशीर्वाद जो है बहुत बड़ा भूमिका निभाता है आपके जीवन में। आप अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का जो है आशीर्वाद लेते रहिए, विशेषकर मेरा लेते रहिए। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।